हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं और आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि एक तो 10 बजे मोदी जी को सुनना था, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो मैं तो कितने दिनों से घर में बंद हूँ और अपनी जो ड्यूटीज़ है उसका पालन कर रहा हूँ। और दूसरी एक समस्या ये थी कि जो मेरा माइक है जिससे मैं रोज़ रिकॉर्डिंग करता हूँ वो माइक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मुझे दूसरा माइक अपना निकाल के उसको ठीक करके शुरू करना पड़ा। सो आई एम लेट एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट लेट्स कंटिन्यू। अब तक एक्टिंग फॉर द कैमरा के बारे में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर चुके हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कुछ वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ऑर्डर में समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक हमने बात की है रिलैक्सेशन की, प्रैक्टिस की, पेशेंस की, परसिस्टेंस की, इमेजिनेशन की, ऑब्जर्वेशन की, लिसनिंग की। उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस की है ब्रीदिंग की, फिर हमारे रेजोनेटर्स की, फिर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की, और उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी की है जिसमें हमारा गला बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पीच की कुछ एक्सरसाइजेस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है जिनको करने से सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एक स्टाइल हुआ करता था पहले 70s में, 60s में। एक एक्टर हुआ करते थे बलराज साहनी साहब, जो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग करते थे। उसके अलावा ज़्यादातर एक्टर्स एक तरह का स्पीच पैटर्न फॉलो करते थे। उसके बाद 90s और 80s का ऐसा टाइम था जहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत ही पॉप कल्चर टाइप की फिल्में बनी, और उन फिल्मों की कहानियाँ बस वही एक ही तरह की एक दूसरे के आसपास घूमती रहती थी, और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का डायलॉग पैटर्न फॉलो किया जाता था, लाउड एक्टिंग की जाती थी, और उसमें एक्टर्स जो है अपना एक स्पीच पैटर्न बना के अपने डिलीवरीज करते थे। लेकिन अगर रियलिज़म को समझा जाए, खैर रियलिज़म को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जब रियलिज़म की बात होती है जनरली एक्टिंग क्लासेस में, तो रियलिज़म ऑफ रशिया, रियलिज़म ऑफ यूरोप, फ्रेंच रियलिज़म, यूरोप का जो रियलिज़म है उसको लेकर उसके कॉन्टेक्स्ट में रियलिस्टिक एक्टिंग सिखाई जाती है। बट मुझे लगता है कि द रियलिज़म ऑफ इंडिया इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द रियलिज़म ऑफ वेस्ट। इसलिए इंडियन रियलिज्म क्या है, इंडिया का रियलिज्म क्या है, वो समझना थोड़ा ज़रूरी है, पर वहाँ तक हम पहुँचेंगे। खैर, अभी बात कर रहे हैं हम स्पीच की। आज मैं आपको कुछ स्पीच एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ। कुछ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस है। ये एक्सरसाइजेज उन सभी को काम लगती है जो कि एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो कि प्रैक्टिसिंग एक्टर्स है। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिसिंग एक्टर जो है वो एक्टिंग करते करते मोनोटोनी में फंस जाता है, तो अपनी मोनोटोनी को तोड़ने के लिए भी ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत काम आएगी। आप पब्लिक स्पीकर है या ऑरेटर है या आप सिंगर है, तो सिंगर्स को तो ऑब्वियसली वॉइस के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, लेकिन अगर आप किसी और प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको बोलने की बहुत ज़रूरत होती है या आपकी जो स्पीच पैटर्न है वो आपके प्रोफेशन में हेल्प करती है, तो ये एक्सरसाइजेस आपके भी काम आएगी। खैर, अभी जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज बेसिकली आपके गले और आपके मैकेनिज़्म को ज़्यादा वर्सटाइल बनाने के लिए, ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए, ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए है। लेकिन स्पीच पैटर्न बनाकर फलानी जगह पे मैं अपने सुर को ऊपर ले जाऊंगा, फलानी जगह पे मैं पॉज ले लूँगा, फलानी जगह पे मैं बेस में बोलूँगा, या फलानी जगह पे मैं सांस लूँगा, इस तरह से अपने स्पीच पैटर्न को डिज़ाइन करने की जो एक फ़िलॉसफ़ी है, जो पास्ट में 10, 20, 25 साल पहले बहुत अच्छी मानी जाती थी और लोग उसको करते थे प्रैक्टिस, लेकिन मैं उसका बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ। गुड मॉर्निंग स्वप्निल, गुड मॉर्निंग दर्पण, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे बढ़ते हैं। तो जो एक स्पीच पैटर्न बना के अपने डायलॉग डिलीवरी करने की जो एक कला पहले फॉलो की जाती थी, एक तरह का क्राफ्ट फॉलो किया जाता था और एक्टर्स वैसा करते थे, जिसमें मेरा बिलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि आपका पूरा परफॉर्मेंस है वो आपके ट्रुथफुल इमोशंस के थ्रू ही गाइड होना चाहिए, और आपका स्पीच पैटर्न भी आपके ट्रुथफुल इमोशंस से जो आप गुजर रहे हैं, जो आप अपने आप में जनरेट कर रहे हैं, उन इमोशंस को फॉलो करते हुए आपकी स्पीच पैटर्न होनी चाहिए। लेकिन
एक्टिंग में, एक्टिंग क्लासेस में या एक्टिंग के नेट प्रैक्टिस में या जब हम रियाज करते हैं तब ये एक्सरसाइजेस करना क्यों ज़रूरी है? ये एक्सरसाइजेस करना इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने फेस के लिए बताया था, कि आप ट्रुथफुल इमोशन जनरेट कर लेंगे, लेकिन ये जो आपकी बॉडी है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ही आप उसको पोर्ट्रे करने वाले हैं, आप उसको दुनिया को दिखाने वाले हैं, वो कैमरा तक पहुंचने वाली हैं। तो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस डिज़ाइन नहीं करने हैं, लेकिन अपने आप को ट्रुथफुल इमोशंस के थ्रू ले जाना है। अगर आप ले जाएंगे तो आपके चेहरे पर अपने आप एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, लेकिन आपका चेहरा उतना वर्सटाइल होना चाहिए, आपके फेशियल मसल्स की प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि जो इमोशन आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं वो आपके चेहरे पर बिल्कुल सहज रूप से दिख जाए, बिल्कुल नेचुरली, बिल्कुल ऑर्गेनिकली दिख जाए। वैसे ही मैं ये कहता हूँ कि आपको स्पीच पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा टाइप की जो एक तरह की स्पीच पैटर्न को फॉलो करते हैं, दा 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 दा, इस तरह की एक पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। वो पैटर्न जो है वो एक ज़माने में बनती थी, अब वो ज़माना चला गया, अब रियलिस्टिक एक्टिंग का ज़माना है, अब नेचुरल बिहेवियर का ज़माना है, अलग तरह की फिल्में बन रही है, तो उसके लिए एक्टर की रिक्वायरमेंट भी बदल जाती है। पर ये एक्सरसाइजेस करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो प्रेजेंट करना चाहते हो, आप जो शो करना चाहते हो अपनी आवाज़ के थ्रू, अपने डिलीवरी के थ्रू, वो ऑर्गेनिकली, नेचुरली अच्छे से हो जाए। इसलिए अपने इंस्ट्रूमेंट को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। आपको उसको फोर्स नहीं करना है पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव करने के लिए, आपको बस ट्रुथफुल इमोशंस से जाना है। और वो ट्रुथफुल इमोशंस से कैसे जाना है उसके बारे में भी बहुत सारे ट्रिक्स है, उसके बारे में बहुत सारे टिप्स है, उसके बारे में बहुत सारे एक्सरसाइजेज है, वो मैं लेटर फेज में बताऊंगा। उसके बाद मैं कैरेक्टर क्रिएशन के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में मैं सीन वर्क के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हम स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। हमें अपने गले को, हमें अपने मैकेनिज्म को इतना रेडी रखना चाहिए कि जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं या जो कुछ हम पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो सब कुछ नेचुरली, ऑर्गेनिकली हो जाए। अगर आप क्रिकेटर है और आपको बल्ला चलाने की आपके मसल्स को आदत नहीं है तो वो कभी भी अच्छा शॉट नहीं लगा पाएगा। वैसे ही अगर आपके गले को ऊपर नीचे घूमने की आदत नहीं है, स्पीच पिच को ऊपर नीचे ले जाने की आदत नहीं है, अगर स्पीड और उसको कंट्रोल करने की आदत नहीं है, वॉल्यूम को कंट्रोल करने की आदत नहीं है, तो हो सकता है कि जब आप परफॉर्म करें, आप सोच रहे हो कोई पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करना, लेकिन हो नहीं पाता है। इसलिए एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, चाहे वो फेस की एक्सरसाइज हो, चाहे वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हो, चाहे वो आइज़ की हो, इमोशंस की हो, सेंसेस की हो, बॉडी की हो। सारी एक्सरसाइजेस इसलिए करना ज़रूरी है ताकि आप जब चाहे, जैसा चाहे वैसा परफॉर्म कर सकें, डिज़ाइन किए बिना। आपके ट्रुथफुल इमोशंस अपने आप आपके मैकेनिज़्म के थ्रू पोर्ट्रे हो जाए, और हो जाएंगे अगर उस तरह से तो ऑडियंस भी वो फील करेगी जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। सबसे पहला एक्सरसाइज बहुत आसान है, बहुत सारे सिंगर्स इस एक्सरसाइज को करते हैं और जानते हैं। कुछ बहुत ऐसा गूढ़ रहस्य नहीं है, लेकिन हमारे गले में ये क्वालिटी है कि वो सुर लगा सकता है। तो जैसे सुरेश वाडकर साहब को एक बार मैंने सुना था, तो उन्होंने कहा कि सिंगर को अपने गले में सुरों के गड्ढे बना लेने चाहिए। अगर सुरों के गड्ढे हो जाएंगे तो जब आप गा रहे हो, जब आप इमोशंस में हो, तो वो गड्ढों के थ्रू हवा गुजरती हुई अपने आप सही सुर लगाएगी। वैसे ही मुझे लगता है कि एक्टर्स के गले में सुरों के गड्ढे होने चाहिए। अगर सुरों के गड्ढे हो गए तो जब आप ट्रुथफुल इमोशन से गुजर रहे हैं तो आपकी स्पीच पैटर्न अपने आप वाइब्रेटिंग लगेगी, अपने आप सुंदर लगेगी, अपने आप इम्पैक्टफुल लगेगी, अपने आप बेहतरीन लगेगी, अपने आप लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। तो सबसे पहला एक्सरसाइज मैं चाहता हूं, जिस ऑर्डर में मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूं प्लीज़ उसी ऑर्डर में कीजिए, तब उनका फ़ायदा ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच राज पृष्टि सर फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी वैल्यूएबल सजेशंस। आई एम इंक्लूडिंग देम इन माय वीडियोज़। सो सबसे पहला एक्सरसाइज है सुरों का एक्सरसाइज, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है।
एक तो आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए हम क्वारंटाइन में होते हुए भी, लॉकडाउन में होते हुए भी बात कर पा रहे हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजी का एक और इस्तेमाल हो सकता है कि बहुत सारे ऐप आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपना स्पीच प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर हारमोनिका नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप आसानी से सुर बजा सके। और बहुत बड़ा संगीतज्ञ होने की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल 7-8 सुर अगर आपके सही लगने लगते हैं तो अपने आप स्पीच पैटर्न बेहतरीन होने लगता है, आपके मैकेनिज्म को पता चलने लगता है। खैर, तो वो इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड करने के बाद आप ये एक्सरसाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सारे गामा पा नहीं गाना है, अ गाना है। अ कैसे गाना है? जैसे ये सा है सुर, मेरे पास हारमोनिका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास ये पियानो है, तो उसके ऊपर मैं आपको बजा के आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको अगर समझ आए तो आप अपने फ़ोन के ऊपर हारमोनिका या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप सुर बजा सके उसको डाउनलोड कर लीजिए। हाय सोनिया झा, हाय सुनील गामित, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये पहला एक्सरसाइज जो आपको स्पीच के लिए करना है वो ये है, या अगर हारमोनियम आप ले सके, खरीद सके, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। खैर, तो मैंने यहाँ हारमोनिका सेट किया हुआ है अपने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो मेरे पास है, और उसमें मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ। आ करना है सिंपल, नहीं लगता है सुर, क्योंकि मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, नहीं क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ। लेकिन एक एक्टर को थोड़ा म्यूज़िक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत है। मैं जितना बजा रहा हूँ मुझे उतना ही आता है, और उतना करना ही बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार, तो ये मैंने सा से सा, नीचे के सा से ऊपर के सा तक अपने गले को घुमाया। पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में मैं भी सही सुर नहीं लगा पाया, लेकिन आखिर में सही से मैं सुर लगा पाया। यही सीक्रेट है जिसको मैं कहता हूँ प्रैक्टिस। मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस की तो अपने आप सुर सही लगने लगा। अगर इसकी हज़ारों बार प्रैक्टिस करने लगें तो हो सकता है कि मैं सिंगर भी बन जाऊँ। तो सबसे पहला एक्सरसाइज ये है कि सा से सा तक अपने गले को घुमाना है। अपने पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो हारमोनिका हो, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐप हो जिसमें आप सुर बजा सके, तो बस सुरों के अकॉर्डिंग अपने गले को घुमाइए। वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपके मैकेनिज़्म को आदत पड़ जाए हर पिच में बोलने की। एक बार फिर से, बहुत सिंपल है। ये सा है नीचे का, एक सुर पे टिके रहिए और एक सुर पे टिक के अपने गले की प्रैक्टिस कीजिए। फिर सुर चेंज कीजिए, फिर थोड़ा ऊपर,
हर सुर पे थोड़ा थोड़ा टिकने की कोशिश कीजिए। ब्रीद इन और एक सुर पे टिकना है। फिर ब्रीद इन, हर सुर पे टिकते जाइए ताकि आपके सुर में, आपके गले में धीरे धीरे सुरों के गड्ढे होते जाएंगे, और वो गड्ढे अगर हो जाएंगे तो आपकी स्पीच पैटर्न अपने आप नेचुरल हो जाएगी। आपको स्पीच बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियलिस्टिक और नेचुरल एक्टिंग तभी अच्छी लगती है जब वो रियलिस्टिक और नेचुरल हो, और वो रियलिस्टिक और नेचुरल तब होगी जब आपके ट्रुथफुल इमोशंस होंगे, और उन ट्रुथफुल इमोशंस के ज़रिए जब भी कोई स्पीच निकलेगी वो ट्रुथफुल लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पीच पैटर्न ना बनाएं, लेकिन आप अपने गले को हर पिच में बोलने की आदत ज़रूर डालें ताकि वो आपकी इमोशंस को ट्रुथफुली फॉलो कर सके। तो हर सुर पे अटकते जाइए। मैं बहुत बड़ा संगीतज्ञ नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा म्यूजिशियन नहीं हूँ, न मैं सिंगर हूँ, लेकिन हर सुर पे कैसे टिका जाए उतना समझाना आता है। अगर आप उतना समझ गए तो आप गले में आवाज़ को ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं स्पीच के एलिमेंट्स और स्पीच के बारे में बताऊंगा। तो सांस लेते रहिए, अगर सांस नहीं लेंगे तो आपका सुर टूटेगा। जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल 8, 10, 12 सुर जितने भी आपको समझ आए उन सुरों में अपने गले को घुमाते रहिए। तो जब आप ट्रुथफुल इमोशंस से गुजरेंगे तो आपका गला आपके इमोशंस को ट्रुथफुली फॉलो करेगा। आपको स्पीच पैटर्न डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्पीच अपने आप इम्पैक्टफुल हो जाएगी। ये एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, बहुत लिबरेटिंग, बहुत आनंददायक, बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। अगर आप एक्टर नहीं हैं, आप सिर्फ किसी और प्रोफेशन में हैं, आप मैनेजर है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप प्रोफेसर है, आप पब्लिक ऑरेटर है, आप जो कोई भी है, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो वैसे ही मन को अच्छा लगता है और स्पीच अपने आप ठीक होती है। नाउ एक्टर्स के साथ जब भी एक्टिंग की डिस्कशन होती है तो सबसे पहला ध्यान उनका जाता है वर्ड्स पे, डायलॉग्स पे, कि डायलॉग्स कैसे बोले। क्योंकि हिंदुस्तान में एक मिसकंसेप्शन है कि अच्छा डायलॉग बोलने वाला, चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग बोलने वाला, गला फाड़ के डायलॉग बोलने वाला एक्टर बहुत अच्छा एक्टर होता है। पर एक्टिंग इज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्पीकिंग। मतलब स्पीकिंग के अलावा बोलना जो है वो आखिरी चीज होती है।
बोलना आखिर में आता है। हम जीवन में भी, मैंने जो पहले ही बताया है कि हम लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है बाकी के ह्यूमन बीइंग्स। तो उन ह्यूमन बीइंग्स को जब आप ध्यान से देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोलना सबसे आखिरी चीज़ होती है। बहुत सारी बातें बिना बोले होती है, तो उसकी आदत आप धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस में भी डालिए। बोलना बहुत आसान है, वो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो चलता है, उसके पीछे एक्टिंग अगेन इज डूइंग, एक्टिंग इज नॉट स्पीकिंग। तो अपने दिमाग से ये कंसेप्शन निकाल दीजिए कि सिर्फ बड़बड़ 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 करना, सिर्फ डायलॉग बोलना, अच्छी तरह से डायलॉग बोल देना ही अच्छी एक्टिंग है। वो सबसे आखिर में आता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्राइमरी कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद के कम्युनिकेशन आपके इमोशंस, आपकी आंखें, आपके एक्सप्रेशंस, आपके सेंसेस के द्वारा होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पीच पैटर्न मत बनाइए, आप स्पीच की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, लेकिन जब आप परफॉर्म करें, डोंट क्रिएट अ स्पीच पैटर्न, अदरवाइज योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू लुक फॉल्स। नाउ मैंने गले में सुर को कैसे ऊपर नीचे घुमाना है वो आपको एक एक्सरसाइज बता दिया। अब दूसरा एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। वो बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ लीजिए। कोई भी स्पीच, जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप बात करते हो या आप डायलॉग डिलीवरी करते हो या आप सोलिलोकी बोलते हो, किसी भी तरह का जो स्पीच पैटर्न होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इंटेंट, कोई व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है उसके पीछे उसका इंटेंट क्या है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस, वो कैसे सर्कमस्टांस में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके बाद इमोशन, वो कौन से इमोशन से गुजर रहा है इसलिए ऐसा बोल रहा है। उसके बाद मोटिव, उसका ऐसा बोलने का मोटिव क्या है। तो एक जो भी बात बोली जाती है, जो भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसके पीछे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इमोशन, सर्कमस्टांसेस, मोटिव, इंटेंट, सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे लेयर्स उसके पीछे हैं जब भी हम कुछ बोलते हैं। जैसे अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो बोलने का एक पैटर्न ऐसा है कि जिसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे बहुत चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंटीमेट कन्वर्जेशन है, इसलिए मेरी स्पीच पैटर्न ऐसी है। मैं इतना आपकी तरफ बढ़ के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा इंटेंट ये है कि मेरी बात क्लियरली सब तक पहुँचे, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये सारी चीज़ें तो मेरी स्पीच में है ही, लेकिन 3 फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं, वो हर स्पीच में होते हैं, हर वर्बल कम्युनिकेशन में होते हैं। पहला पिच, पिच यानी सुर, यानी ऊपर नीचे, जो हमारी स्पीच का ऊपर नीचे जो होता है, जो मैं बताता हूँ ऐसे कर लीजिए या ऐसे कीजिए, तो वो मेरा पिच ऊपर नीचे हो रहा है। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट हमेशा हर वर्बल कम्युनिकेशन में होगा, हर वर्बल स्पीच में होगा। दूसरा है वॉल्यूम, या तो आपका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कम होता है, मीडियम होता है। तो एक हो गया पिच यानी कि सुर, दूसरा हो गया वॉल्यूम, और तीसरा हो गया स्पीड यानी रिदम। रिदम के बारे में भी बहुत सारा हवा बनाया जाता है कि एक एक्टर को रिदम में होना चाहिए। जो एक्टर रिदम में नहीं होता है वो सही से एक्टिंग नहीं कर पाता है। एक्स वाई जेड बातें बहुत सारी होती रहती है, लेकिन रिदम का मतलब सिर्फ टेम्पो वाला रिदम नहीं है, सिर्फ बीट्स वाला रिदम नहीं है, एक इमोशनल रिदम भी होता है। अगर एक्टर इमोशनल रिदम समझता है तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं अगर डांस करने की कोशिश करता हूँ तो मैं रिदम में हूँ, जब मैं कुछ बजाता हूँ तो मैं रिदम में हूँ, लेकिन जब गाने की बात आती है मैं रिदम में नहीं गा सकता हूँ, लेकिन मुझे रिदम का सेंस तो है। सो रिदम का सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप रिदम में गा ले, रिदम में नाच ले, रिदम में कूद लें, ज़रूरी नहीं है। तो बिल्कुल इस प्रेशर में मत आइए। अगर आपको म्यूज़िक का ज्ञान नहीं है तो आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छे एक्टर जैसे इरफान खान बिल्कुल नॉन रिदमिक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दुनिया में मिल जाएंगे। खैर, तो मैंने पहले आपको ये सुर वाला एक्सरसाइज एक आपको बता दिया, जिसमें आपको अपने गले को ऊपर से नीचे तक सुर में घुमाना है। अब दूसरा एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। आप कोई भी 5 से 10 लाइन का कोई भी एक पैराग्राफ उठा लीजिए, हिंदी में उठा लीजिए, आपकी मातृभाषा में उठा लीजिए, संस्कृत में उठा लीजिए। इंग्लिश में मत कीजिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको ज़्यादातर हिंदी में एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, और इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी लाइटर लैंग्वेज है, तो
उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ कि या तो संस्कृत हो या हिंदी हो या अपनी कोई मातृभाषा हो, तो उस भाषा में कोई भी एक 5-10 लाइन का पैराग्राफ उठा लीजिए। मैंने भी आज एक पैराग्राफ चुना है आपके लिए, और ये एक्टर रिलेटेड पैराग्राफ है, और ये हेमलेट प्ले जो है शेक्सपियर का, उसका एक हेमलेट का लाइन है 5 लाइन का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और जो 3 फिजिकल एस्पेक्ट्स है स्पीच के, उसके बारे में बताऊंगा, उनको कैसे प्रैक्टिस किया जाए और कैसे उनका बार बार रियाज किया जाए, ताकि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपके ट्रुथफुल इमोशंस को आपकी स्पीच जो है वो ट्रुथफुली फॉलो कर सके, राइट। तो क्या है आज का ये पैराग्राफ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूं। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें सचमुच आंसुओं से डबडबा आई थी, और आवाज़ इस तरह से फट गई थी कि उसकी पूरी हालत देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि स्वयं इसी के घर में किसी प्रियजन की हत्या नहीं हुई है, और उसी कारण यह दुखी नहीं है। ये 5 लाइन का एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को यूज करते हुए मैं आपको 3 फिजिकल एस्पेक्ट जो आपको रोज प्रैक्टिस करने चाहिए एज एन एक्टर, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अटेम्प्ट करते हैं पिच को। पिच यानी सुर, और सुर की जब आप प्रैक्टिस करें इस तरह की एक्सरसाइज में, तो वॉल्यूम और स्पीड आपका कांस्टेंट रखिए, मतलब वॉल्यूम और स्पीड वही रहेगा, सिर्फ आप पिच की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैं बिल्कुल नीचे का सुर लगाऊंगा, अपना स्पीड और अपना वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट रखूंगा। तो नीचे का सुर लगा रहा हूं, अब मैं बिल्कुल अकेला हूं, और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूं। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। ये मैंने नीचे का सुर लगाया और अपना वॉल्यूम और अपना स्पीड कांस्टेंट रखा। नाउ थोड़ा सा मैं सुर को ऊपर करता हूँ, वॉल्यूम और स्पीड मैं वही रखूँगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वॉल्यूम और स्पीड वही है, सुर बदला है। अब मैं थोड़ा और ऊपर सुर में आपको बोल के दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। मैंने वॉल्यूम और स्पीड वही रखा है। एक सुर और ऊपर जाके बताता हूँ, थोड़ा सा अननेचुरल है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन समझ के लिए पहले मैंने सुर लगाया, फिर मैंने लगाया, अब मैं एकदम ऊपर वाला। हाय सज्जाद, थैंक यू सो मच भाई। अपने जूनियर्स एनएसडी के सज्जाद खान देख रहे हैं और वो मुझे कह रहे हैं गुड दादा, मतलब मैं सही ही कर रहा हूँ। ओके, तो अभी और एक पिच ऊपर ले जाऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। मैं वॉल्यूम वही रखूंगा, स्पीड वही रखूंगा, सिर्फ पिच ऊपर जाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने पिच ऊपर किया, लेकिन वॉल्यूम और स्पीड वही रखा। तो इस तरह से एक पैराग्राफ को लेकर आप अपने सुरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे के पिच से ऊपर तक जाइए, ऊपर की पिच से नीचे तक आइए। तो ये हो गया पिच यानी सुर का प्रैक्टिस। अब करते हैं हम स्पीड का प्रैक्टिस। स्पीड जब आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड यानी टेम्पो यानी कि रिदम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप वॉल्यूम और सुर कांस्टेंट रखेंगे। जब एक की प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी दो को हम कांस्टेंट रखेंगे। हम 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, पिच, वॉल्यूम एंड स्पीड। तो अभी मैंने आपको पिच करके दिखाया, अब मैं आपको वॉल्यूम करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम करके दिखाता हूँ, करेक्ट।
स्पीड करके दिखाता हूँ, सॉरी, सबसे पहले मैंने पिच करके दिखाया, अब मैं आपको स्पीड करके दिखाऊंगा। तब जब स्पीड करेंगे तब हम वॉल्यूम और पिच को कांस्टेंट रखेंगे। सो नाउ लेट्स सी, वॉल्यूम वही रहेगा, सुर वही रहेगा, राइट। Junaid Loan, hi sir, Junaid from Kashmir, Almighty bless you, gives you a lot of success, you are really awesome and sober acting teacher. Thank you Junaid, God bless us all. सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबको जो चाहे वो सब मिले, और बस जय हो, आनंद हो। खैर आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी आपको पिच मैंने दिखाया है, अभी मैं आपको स्पीड करके दिखाता हूँ, उसमें वॉल्यूम और पिच कॉमन रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। है ऐसे, पहले हम स्लो स्पीड में पढ़ेंगे। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। ये एक स्पीड हो गई। अभी थोड़ी स्पीड स्लो करते हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। ये मैंने पिच और वॉल्यूम वही रखा है, स्पीड थोड़ी स्लो की है। अब मैं और थोड़ी स्पीड स्लो करता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और स्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। इस स्पीड को हम और कम कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। मैंने वॉल्यूम और पिच वही रखा है, बस मैं स्पीड आगे पीछे कर रहा हूँ। तो हमने पहले पिच कर लिया, अब हमने स्पीड कर लिया। मैं तेज़ से धीरे धीरे स्लो की तरफ आया, आप स्लो से धीरे धीरे तेज़ की तरफ जा सकते हैं। जैसे अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। एक स्पीड और बढ़ाते हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला और बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। और स्पीड बढ़ाता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला और मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। अब मैं बिल्कुल अकेला और मैं कैसा बेशरम ढीठ पशु हूँ, क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। खैर, तो यही आप कर सकते हैं। हाय दिगंत, हाउ आर यू? आई होप यू आर राइटिंग अ लॉट एंड वॉचिंग अ लॉट एंड एंजॉइंग अ लॉट। तो हमने पहले पिच कर लिया, उसके बाद हमने स्पीड कर लिया। अब सबसे आसान चीज़ है वॉल्यूम। तो आप एकदम नीचे से शुरू करके वॉल्यूम जब आप करेंगे तो सिर्फ वॉल्यूम ऊपर नीचे होगा, पिच और स्पीड वही रहेगा। तो पिच, वॉल्यूम और स्पीड, ये तीन फिजिकल एस्पेक्ट्स है। किसी भी स्पीच में अगर इन तीनों को साध लेंगे तो भी आपके स्पीच पैटर्न में बहुत बदलाव आएगा। रुद्रदीप, तुम थोड़े लेट आए हो, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि मैं स्पीच पैटर्न बनाकर जो एक्टर्स अपना परफॉर्मेंस करते हैं उसमें बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं उसमें डिसबिलीफ रखता हूँ। मुझे लगता है कि इंसान को, एक एक्टर को ट्रुथफुल इमोशंस जनरेट करने चाहिए अपने आप के अंदर, और जो स्पीच है वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो कर लेगी। लेकिन ये स्पीच जो है वो हमारे ही गले से बोली जाने वाली है, तो हमारे गले के मैकेनिज़्म की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम ट्रुथफुल इमोशंस से गुजरें तो हमारी जो स्पीच है वो अपने आप ट्रुथफुल, सहज, ऑर्गेनिक, नेचुरल तरीके से हमारे इमोशंस को फॉलो करे। ये मैं बता रहा था। खैर, तो उसमें मैंने तीन एस्पेक्ट्स बता दिए, पिच, स्पीड, वॉल्यूम। तो पिच और स्पीड की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस वॉल्यूम, बहुत ज़रूरी है। तो हम नीचे के वॉल्यूम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। स्पीड और वॉल्यूम वही रहेगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं
उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था। सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये एक तरीका हुआ बोलने का। अब मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशर्म और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। अब थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशर्म और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। अब थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। मेरा पिच और स्पीड वही है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशर्म और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसा बेशर्म और ढीठ पशु हूँ। क्या यह विचित्र और अस्वाभाविक सा नहीं लगता कि वह अभिनेता जो केवल किसी दूसरे के रूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था, सचमुच ही हत्या की बात पर रोने लग गया। तो ये हो गई वॉल्यूम की प्रैक्टिस। आप अपने गले को अलग अलग सुरों से घुमाइए। पहले वो कीजिए। वो करने के बाद कोई भी 5 लाइन का पैराग्राफ अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, जिसमें चाहे उस भाषा में ढूंढ लीजिए और उस 5 लाइन के पैराग्राफ को आप पिच, स्पीड और वॉल्यूम के वेरिएशन के साथ कीजिए। जब आप वॉल्यूम करें तब पिच और स्पीड को कॉमन रखिए, कांस्टेंट रखिए। जब आप पिच का प्रैक्टिस करें वॉल्यूम और स्पीड को कांस्टेंट रखिए। जब आप वॉल्यूम का प्रैक्टिस करें बाकी दो को कांस्टेंट रखिए। एक एलिमेंट का प्रैक्टिस करेंगे तब बाकी दो कांस्टेंट रहेंगे। तो आप इस तरह से अपने मैकेनिज्म को, अपने ट्रुथफुल इमोशंस को फॉलो करने के लिए रेडी रखते हैं और आप अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये आज का स्पीच के एक्सरसाइजेज हो गए। कल मैं थोड़े और एक्सरसाइजेज और थोड़े और टिप्स के साथ आऊँगा, लेकिन फिर से मैं आपको एक बात रिपीट करूँगा। प्रैक्टिस, 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 पेशेंस, 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 परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस एंड बी रिलैक्स्ड। अभी 3 मई तक अपने पास बहुत सारा समय है। हम खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर, एज वॉट एवर प्रोफेशन वी आर इन, वी कैन इम्प्रूव। And I think this is great time to look inside, see inside and understand ourselves. Thank you so much. Stay home, stay safe and preserve our nature. Thank you so much. Thank you ज्ञान जी। I hope ये लेसन सबको हेल्प करे और मैं मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे सीनियर लोग, मेरे NSGN भाई, मेरे सीनियर्स मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मेरे जूनियर्स मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। किसी एक के भी काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है और खर्च होता तो भी कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आनंद की बात है कि मैं जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ एक्टिंग के बारे में वो बांट पा रहा हूँ। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट 10:30. बाय।